नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अनुपूरक बजट पारित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बोली, 18 घंटे 9 मिनट चला सदन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ते हैं मेले। गैरसैंण में जन्माष्टमी महाकौतिक में किया प्रतिभाग। मेले को बताया सामाजिक समरसता का प्रतीक। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधा शुल्क की दरों में कटौती। ओपीडी शुल्क 28 रुपए से घटाकर 20 रुपए निर्धारित। एम्बुलेंस की दरों में भी राहत। देश में निश्चित खुराक संयोजन वाली 156 दवाओं पर प्रतिबंध। उत्तराखंड में इन दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक। जनता भी करा सकती है दवाओं की सैंपलिंग। और प्रदेश में 25 अक्टूबर तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। चुनाव की तैयारियां तेज। देहरादून में वार्डों का परिसीमन कार्य पूरा। अब समाचार विस्तार से। गैरसैंण में आयोजित 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन के सत्र में अनुपूरक बजट विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वॉकआउट किया। 3 दिवसीय सत्र में अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयकों को मंजूरी मिली। 3 अध्यादेश भी सदन में रखे गए थे। इनमें से 2 विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिए गए। समिति इन पर 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार द्वारा इस मसले पर चर्चा न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रश्नों तथा अनुपूरक बजट पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान में पीड़ितों को मुआवजा राशि देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किया गया था उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, इसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप हुए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन 18 घंटे 9 मिनट चला और 109 सवालों के जवाब दिए गए। 500 सवाल आए थे, में से हमने करीबन 109 सवालों के जवाब दिए। हमारे पास ये हमारा जो चला 18 घंटे 9 मिनट हमारा जो है सत्र टोटल चला है। और साथ ही साथ हमारे पास 3 अध्यादेश, 9 विधेयक आए और सूचनाएं आई, चाहे वो याचिका के रूप में आए, 300 के रूप में आए, 53, 58 और 310 के। प्रयास यही रहा हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के गैरसैंण विकास खंड स्थित माईथान खनसर में आयोजित जन्माष्टमी महाकौतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माईथान क्षेत्र के मंगल दलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रामगंगा नदी में आवश्यक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाने, मालकोट में पुल या वैली ब्रिज बनाने, माईथान में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, शिशु मंदिर माईथान को CSR के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने और विनायक धार कस्बी नगर मोटर मार्ग के जल्द निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, माईथान मां भगवती का पवित्र स्थान है। उन्होंने कहा कि खनसर घाटी का यह महाकौतिक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन मेलों के माध्यम से ही नई पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ती है। ये मेले लोक कलाकारों को भी मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व का
मानव जीवन पर विशेष प्रभाव है। श्री कृष्ण का प्राकट्य अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। भगवान के श्रीमुख से निकले वाक्य आज गीता के रूप में हमें प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस पावन अवसर पर हम सभी के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो समरसता है उसका भी प्रतीक है महोत्सव। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश सदियों से हमें धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। चंपावत सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधा शुल्क की दरों में कटौती कर दी गई है, जिसके तहत आज से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला और उपजिला अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, एम्बुलेंस जांच और निदान शुल्क और यूजर चार्जेस में कटौती की गई है। नए शासनादेश के अनुसार जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 28 रुपए के स्थान पर 20 रुपए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपए हो गया है। जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में आईपीडी पर्ची का शुल्क 145 रुपए के स्थान पर 50 रुपए कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 रुपए शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही जनरल वार्ड में जिला और उपजिला अस्पतालों में पहले 3 दिनों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपए शुल्क तय किया गया है। जिला अस्पताल और उपजिला अस्पतालों के निजी वार्डों का शुल्क 150 और 300 प्रतिदिन कर दिया है। एसी कमरे का शुल्क 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं विभागीय एम्बुलेंस के लिए 5 किलोमीटर तक न्यूनतम 200 रुपए और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर शुल्क देना होगा। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पूरन सिंह खोलिया ने बताया कि नए शासनादेश के तहत आज से सुविधा शुल्क में कटौती कर दी गई है। जो शासनादेश आया है अभी कि सभी अस्पतालों में जो दरें हैं, जो रेट है उसको कम कर दिया गया है, तो उसके आधार पर आज से हमारे यहाँ जो पर्चा जो 28 का कटता था वो 20 का हो चुका है। जो भर्ती का पर्चा पहले 145 का था उसको घटा के 50 रुपये कर दिया गया है। और बेड चार्ज जो पहले 50 रुपये, पहले 3 दिन फ्री होता था, फिर चौथे दिन से 50 रुपये पर डे के हिसाब से बेड चार्ज पड़ता था, वो अब घटा के 25 रुपये कर दिया गया है। अन्य भी कुछ और जांचों का भी धीरे धीरे लिस्ट आई तो उसके अनुसार CGHS के रेट के अनुसार और उसमें भी दरें कम की गई। वहीं जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि चिकित्सा सुविधा शुल्क में कटौती से गरीब लोगों को राहत मिली है। पर लोग बात जो पर्चा पहले था 28 रुपये का वो 20 रुपये का हो गया। लोग बातों के लिए बहुत बहुत फायदा हो गया। जो दूर दूर से आ रहे हैं गाड़ी में 2-2, 250, 300 रुपये लगा के उनके लिए बहुत बहुत फायदा हो गया। बेड चार्ज भी हो गया कम और पर्चा का भी रेट कम हो गया। और इतना सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 साल में दूसरी बार सर्दी और बुखार जानलेवा साबित हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या करीब 10,000 हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने इन्फ्लुएंजा के राष्ट्रीय प्रभावों को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा है। रिपोर्ट में बताया कि साल 2019 के बाद यह दूसरा ऐसा साल है जिसमें फ्लू सबसे ज्यादा जानलेवा नजर आ रहा है। प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि इस साल कई तरह के संक्रामक रोगों के प्रसार में उछाल आने की आशंका है। इनमें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों में जागरूकता से लेकर भीड़ से दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आम लोगों के लिए सलाह है कि यदि फ्लू के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द है तो खुद को घर में आइसोलेट रखें और चिकित्सा सलाह जरूर लें। जनता को अवेयरनेस, जैसा आप जानते हैं कि पहले कोविड भी आया था, उसके जो फैलने के जो तरीके थे वो भी इन्फ्लुएंजा की तरह ही होते हैं। तो कॉमन मैसेजेस हैं, वो कॉमन मैसेजेस हर समय हर बार जनपद में और आम जनमानस में दिए जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी को कोई फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं, कॉमन कोल्ड और ये होता है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो है भीड़ भाड़ से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल कर लें। पर्सनली जो इस लक्षण से ग्रसित है, हाइजीनिसिटी और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इन्हीं सिंपल उपायों से आप अपना बचाव कर सकते हैं और समुदाय में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार सर्विलांस के जरिए सघन निगरानी की जा रही है। जिन रोगियों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक इसका खास असर देखने को नहीं मिला है, इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। तैयारियां उस टाइम रही आपकी, उससे क्या कुछ आपने अवेयरनेस तैयारी को और आगे बढ़ाया है? देखिए, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा ये एक सीजनल मौसमी बुखार है। ये हमेशा मौसम में जब चेंज होते हैं तो ये फैलता है, जनरली एक कॉमन बीमारी की तरह। तो कुछ केसेस इसके पहले रिपोर्ट हुए हैं जो नॉर्मल है, सीजनल मौसमी बुखार है। तो कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका उत्तराखंड राज्य में देखा नहीं गया है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरा सतर्कता और निगरानी रखते हैं। हमारे जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सब लोग इसकी निरंतर निगरानी करते हैं। तो अभी तक इसका कोई भी दुष्प्रभाव राज्य में देखा नहीं गया है। पूरी निगरानी की जा रही है और सर्विलेंस को सुदृढ़ किया जा रहा है। सर, जनता को किस तरह देश में एक बार फिर निश्चित खुराक संयोजन FDC वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगा है। केंद्र सरकार ने 156 तरह की जिन दवाओं पर रोक लगाई है उनमें बुखार से लेकर आंखों के संक्रमण तक की दवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन दवाओं से मरीज की जान का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इनके उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। अपर आयुक्त और राज्य के ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि दवा कंपनियों को निर्देश कर दिया गया है कि अब इन दवाओं का निर्माण नहीं कर सकते। बाजार में जितने भी दवाएं हैं उन सभी को वापस करने के लिए कह दिया गया है। ये भारत सरकार द्वारा 156 दवाइयों पर रोक लगाई गई है। इससे पूर्वी दवाइयों पर रोक लगाई गई है। 400 कुछ दवाइयाँ हैं, इन पर रोक लगी है। और 156 दवा जो है अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि वो अब तो नहीं बना सकते हैं। और वो मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सबको वापस करने के लिए बोल दिया गया। वहीं उत्तराखंड में दवाओं की गुणवत्ता पर शक होने पर आमजन खुद उसकी जांच करा सकते हैं। आम लोगों के लिए राज्य फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने यह सुविधा शुरू की है। उत्तराखंड में अब तक दवाओं की सैंपलिंग औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर ही करते हैं। सैंपलों की जांच विभागीय लैब में होती है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब FDA ने जनता को भी दवाओं की सैंपलिंग कराने की सुविधा दे दी है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को किसी दवा की गुणवत्ता पर संदेह है तो वह उसकी जांच करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को दवाई का सैंपल देहरादून के डांडा लखौंड स्थित FDA कार्यालय की लैब तक पहुंचना होगा। जांच कराने के लिए न्यूनतम 1500 रुपये फीस जमा करानी होगी। यदि दवा में 1 से अधिक सॉल्ट है तो प्रति सॉल्ट 500 रुपये अतिरिक्त जमा कराने होंगे। हमने एक बहुत ही अच्छी लैब यहाँ पर हमारे स्टेब्लिश हुई है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बनाई गई लैब है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति ये समझता है कि दवा असर नहीं कर रही या इस दवा से उसको लगता है कहीं भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तो अपने स्तर से हमारे लैब में जांच करा सकता है। जिसकी फीस जो है 1500 से 2000 रुपये के बीच होगी और वो अपनी जाँच करके संतुष्ट हो सकता है। राज्य में नगर निकायों के चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी अगस्त अंत या सितंबर माह के पहले सप्ताह तक कर ली जाएंगी, जिसके बाद शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम ने वार्डों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिलाधिकारी के जरिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि नए सिरे से किए वार्डों की परिसीमन में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि वार्डों की जनसंख्या तय मानक 8040 के आसपास रहे। उन्होंने बताया कि 72 वार्ड ऐसे हैं जहां जनसंख्या तय मानक से ज़्यादा या कम थी। करीब 8 से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां किसी कारण से बदलाव नहीं हो पाया है। अब शासन स्तर से जल्द आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिनका नगर निगम की ओर से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद OBC व अन्य सर्वे के कार्य किए जाएंगे। देखिए, परिसीमन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर उसको किया जाता है। उसमें यदि किसी की आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दे सकते हैं। आज उसका आखिरी दिन है। उसके उपरांत कल जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में उन सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बागेश्वर जिले के अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वज्जूला में विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने भाषण, क्विज और पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से विज्ञान को लेकर अपनी समझ का प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर उसके प्रक्षेपण के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। एक योजना ये भी है कि हम जो विद्यालय में विद्यालय स्तर के जितने भी छात्र छात्राएं विद्यालय में पढ़ते हैं उनको ये जागरूकता उन तक पहुंचाना कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए कितने विस्तृत हमारे सामने क्षेत्र खड़े हुए हैं और वो किस तरीके से प्रोत्साहित होगी इस अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्र से जुड़े। वहीं अल्मोड़ा में केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर SSJ विश्वविद्यालय परिषद अल्मोड़ा के दृश्यकला एवं चित्रकला संकाय में 2 दिवसीय विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के छात्र छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दी गई और भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एरिज नैनीताल के वैज्ञानिक मोहित जोशी ने PPT के माध्यम से छात्र छात्राओं को चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके। इस देश की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंस है, उसको पढ़ के संस्थानों के साथ जुड़ के इस देश की वैज्ञानिक उपलब्धता को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाए। ये इतना कठिन नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। हमारे पास सुविधाएं हैं, आज की तारीख में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सरकार हमारी बहुत सारी मदद कर रही है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस शुभ अवसर पर सभी बच्चों से ये अपील करता हूँ कि विज्ञान को अपने करियर के रूप में चुने, एस्ट्रोनॉमी को अपने करियर के रूप में चुने, एरोस्पेस को अपने करियर के रूप में चुने। वहीं कोटद्वार में भी इस मौके पर प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कोटद्वार के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में अंतरिक्ष दिवस के मौके पर विज्ञान को लेकर वाद विवाद, क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य बबीता ध्यानी ने बताया कि इस दौरान बच्चों के बीच विज्ञान को रुचिकर और सरल बनाने के प्रयास किए गए। जो कार्यक्रम यहाँ पर कराए गए उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का जो केंद्र रहा वो क्विज प्रतियोगिता रही। बच्चों में खास रुझान था क्विज को लेकर के, क्योंकि क्विज हम लोग कम कंडक्ट करा पाते हैं कभी कभी विद्यालय में समय न मिलने से। उसके अलावा बच्चों ने यहाँ पर मॉडल्स वर्किंग और नॉन वर्किंग चंद्रयान को लेकर के बनाए हुए थे। मुख्य थीम जो थी वो चंद्रयान ही थी। इसके अलावा बच्चों ने पोस्टर्स बनाए थे, चार्ट बनाए थे और आर्ट कॉम्पिटिशन भी इनका था चंद्रयान से संबंधित। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में मास्टर प्लान 2047 तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 9,500 करोड़ के विकास कार्य किए जाने हैं। पिटकुल के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने कहा कि निवेशकों की जरूरतों के मुताबिक ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। हमारी जो चेयरमैन है माननीय राधा त्रिपाठी मैम जो है, हमारे जो ऊर्जा सचिव हैं, उनके निर्देश पे हमने पूरा एक मास्टर प्लान बना रखा है और ये 2047 तक के लिए हमने पिटकुल का मास्टर प्लान बना दिया गया, जिसमें लगभग 9,500 करोड़ की लागत आएगी। विभिन्न परियोजना है जिसमें लगभग 17 नए बिजली घरों का निर्माण है। हमारे जो पुराने बिजली घर हैं वहाँ पर क्योंकि ROW का इशू आ जाता है, समस्या आ जाती है, राइट ऑफ वे की समस्या आ जाती है, तो उसका निवारण के लिए हम वहीं पे उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं।
जो जहाँ पर ट्रांसफार्मर यदि 40 MVA का था तो उसको हटा के वहाँ पर 80 MVA कैपेसिटी कर रहे हैं। ऐसी समस्या। दूसरा कि जो ROW लाइनें जाती हैं, जब बिजली घर की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी तो लाइन की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। लाइन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम STLS केबल डाल रहे हैं। STLS केबल की खासियत यह है कि एक तो उसमें जब गर्मी, आप लोगों ने इस बार देखा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ी तो जो हमारे पैंथर के मूज का केबल कंडक्टर होते हैं वो नीचे लटक जाते हैं। तो STLS में यह है कि उसमें जो सैग होता है वो बहुत कम होता है, 1 मीटर उसमें 2-2.5 मीटर तक नीचे आ जाता है, जो मात्र 1 मीटर का होता है। इसकी पावर कैरिंग कैपेसिटी, यदि इसकी हमारे जो मूज कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी है, पैंथर के उसकी कैपेसिटी 400 MVA है, तो इसकी 1000 MVA, 2.5 गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। तो उसको हम वहाँ पर, जहाँ पर की आबादी, घनी आबादी है और लोगों ने मकान बना दिए गए हैं और वहाँ पर जो है लाइनें हमारी गुजर रही हैं, अब दूसरी लाइन तो आप बिछा नहीं सकते हैं। और जो तो उसका एक समाधान हमने इस ग्रुप में निकाला है कि प्रदेश को बिजली व्यवस्था में सुचारू बिजली मिले, हमारे जो संबंधित उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली व्यवस्था मिले, जो उद्योगपति आए वो भी देखें कि वास्तव में उत्तराखंड में एक ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। पिटकुल ने सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए राज्य में 6 नए बिजली घर प्रस्तावित किए हैं। पिटकुल के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी का कहना है कि नए बिजली घरों के निर्माण से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति सुचारू होगी और ट्रांसफार्मरों पर भी दबाव कम होगा। हमने ADB का जो हमारी परियोजना थी, 6 परियोजनाओं को हमने जो है जो बिजली घर उनको आवंटित कर दिया गया। 132 kV उपकेंद्र GIS लोहाघाट का, 132 kV उपकेंद्र खटीमा, 132 kV उपकेंद्र धौलाखेड़ा हल्द्वानी, 132 kV उपकेंद्र आरागढ़। 4 तो 132 के बिजली घर है हमारे जो है, 2 220 के हैं। 220 GIS सेलाकुई, जिसमें कि इंडस्ट्री के लोगों द्वारा बार बार डिमांड की जा रही थी काफ़ी लंबे समय से, उसको आवंटित कर दिया गया। एक रुड़की में भी बिजली व्यवस्था की समस्या आ रही थी तो 220 kV AIS मंगलोर को हमने आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही हमने वहाँ जो स्टेट लोड सेंटर है, डिस्प्ले सेंटर है, उसके लिए भी जो है यहाँ पर SLDC बिल्डिंग का जो है हमने कार्य आवंटन कर दिया गया है, कार्य प्रगति पे है। मार्च 2023 में रामनगर में आयोजित हुए G20 सम्मेलन की तैयारियां के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 87 से हटाए गए छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पुनः आश्रय देने के लिए नगर निगम रुद्रपुर करीब 5 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण कर रहा है, जिसका लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जिलाधिकारी ने बैठक कर कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि नगर निगम नैनीताल हाईवे पर नजूल की लगभग 1.25 एकड़ भूमि पर वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। यहां 72 दुकानों और 100 वेंडिंग कार्ट का निर्माण किया जा रहा है। अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने नगर आयुक्त को छोटे छोटे दुकानदारों की सूची तैयार कर वेंडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर दुकानों का आवंटन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने वेंडिंग जोन बनाया है। 15 सितंबर से पहले दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। बैठक में ये तय हुआ है कि सबसे पहले तो उन्हें दी जाएंगी दुकानें जो हटाए गए थे, वो लोग शायद तैयार भी हैं। इसके अलावा कुछ दुकानें जो बचेंगी वो उन वेंडर्स को दी जाएगी जो हमारे गांधी मैदान के आसपास में हैं या छोटे खुमचे वाले ठेलिया वाले हैं, और वो पूरा जो इलाका मतलब वेंडिंग गतिविधियों से फ्री रखा जाएगा, रोड को फ्री रखा जाएगा, आवागमन के लिए सुविधा होगी। बागेश्वर के कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र किलपारा और कुंवारी में शंभू नदी पर निर्माणाधीन पुल पार कर रहे कुछ महिलाओं का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य को जांच के निर्देश दिए। वीडियो में गांव की महिलाएं पुल पार करते हुए नजर आ रही हैं। नीचे शंभू नदी का तेज बहाव भी दिखाई दे रहा है। इस दौरान जरा सी चूक से महिलाओं की जान जा सकती है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से वहां पहले से ही लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रॉली सिस्टम की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह से जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। पर ट्रॉली भी लगी है जिसमें हमारे PRD जवान भी तैनात हैं। प्रधान की डिमांड पर, लोगों की डिमांड पर ही हमने PRD लगातार तैनात किए थे ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और सुविधा हो जाए। लेकिन उसके उपरांत भी अगर ग्रामीण ऐसा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन ब्रिज पर चलते हैं,
तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया दोनों तरफ चेतावनी बोर्ड लगाते हुए एक व्यक्ति की तैनाती भी वहाँ पर कर दें जो रेगुलर बेसिस पर ये निगरानी रखे कि उस ब्रिज पर कोई ना चले। गुरुवार देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण थराली देवाल बाणनंदा देवी राज मार्ग नंदकेश्वरी के पास अवरुद्ध हो गया, जिससे इस मार्ग से आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बोल्डर गिरने से जान का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर बीते कई समय से भूस्खलन हो रहा है। यह राजमार्ग नंदा देवी राजमार्ग का मुख्य मार्ग है। रूपकुंड, बेंदरी बुग्याल और ब्रह्मताल आदि स्थानों को जाने का भी यह मुख्य मार्ग है। से लगातार चट्टान गिर रही है। यहाँ पे ये पूर्णा के पास है, नंदकेश्वरी और पूर्णा के बीच में। स्थानीय भाषा में इस जगह का नाम पाली भ्योल कहते हैं। पाली चट्टान, पाली नामक चट्टान है। ऊपर से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। कई बार, कई सालों रुकने के बाद ये फिर से एक्टिवेट हो गया है। और ये एकमात्र रोड है जो देवाल थराली को जोड़ता है। कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। इसके बाद सारी लाइफ लाइन ही इसको कहेंगे। और ये रोड एक्चुअल में नंदा देवी राज्य राजमार्ग भी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ आए दिन पत्थर और मलबा गिरता रहता है। हादसे का खतरा भी लगातार बना रहता है। इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। लगातार पत्थर आते रहते हैं। जब बारिश आती तो मलबा बहुत आता है और हमें इतनी दिक्कत होती है। हमेशा रिस्क उठा के यहाँ से जाना पड़ता है। पता नहीं कब पत्थर ऊपर से आ जाए, तो हम लेट भी हो जाते हैं बार बार कोर्ट जाने के लिए। और हम शासन प्रशासन यहाँ ध्यान भी नहीं दे रहा कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके। तो हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। संस्कृत सप्ताह महोत्सव के तहत देहरादून के विभिन्न हिंदी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों ने एमकेपी कॉलेज से रिस्पना चौक तक संस्कृत जागरूकता रैली निकाली। लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस रैली में छात्रों ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्तियां और स्लोगनों की तख्तियां हाथों में ली हुई थी। विद्यार्थी लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने संस्कृत हमारी भारती, इसकी उतारो आरती, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, संस्कृत संस्कृति की खान, इसमें भड़ा पड़ा विज्ञान, वेदवाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत आदि नारे लगाए। इस मौके पर प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय देहरादून ने कहा कि जन जन के जीवन की भाषा में संस्कृत एक अनिवार्य पहलू बने। उन्होंने बताया कि आम लोगों के जीवन के व्यवहार में संस्कृत भाषा का अधिकाधिक उपयोग हो, ये उनका उद्देश्य है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं वो दूसरे को नहीं बता रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता है कि संस्कृत को व्यापक दृष्टिकोण से कैसा देखा जाए। इसलिए हमने तय किया कि हमारे जो आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं देहरादून के, उनका संस्कृत के प्रति बड़ा प्रेम है। हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया और 8-10 हमारे जो विद्यालय महाविद्यालय मिल करके उनके छात्रों ने, आपने देखा कि ये कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा थी। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वे संस्कृत के प्रति लोगों का कैसे ध्यान आकृष्ट हो। और उत्तराखंड में तो वैसे भी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।